Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about Young's double slit experiment. आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए, एक कार्डबोर्ड इसके जैसा रहेगा, एक स्लिट इसमें यस रहेगा, ब्लेड से मान लेते हैं बना दिए गए हैं बीच में इस टाइप से, और एक और है कार्डबोर्ड जिसमें S1 S2 दो स्लिट बने हैं, और ये स्लिट देखिए इसके सीध में ना होकर ऊपर नीचे है। स्लिटों से कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन होता है जिस पर हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजें प्राप्त होती है। यही चीज आपको ऊपर दिखाया गया है, एक स्लिट यहाँ पर है, और यही चीज आपको ऊपर दिखाया गया है। S1 S2 दो स्लिट है और आपका ये स्क्रीन है जिस पर आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो यहां पर हम देखते हैं जब मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करते हैं तो S1 और S2 सेम वेव निकलने लगती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और ये कोहेरेंट सोर्स का कार्य करते हैं। कोहेरेंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है और पाथ डिफरेंस विद टाइम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां से एक चीज हमें यह पता चलता है कि यहां पे देखिए ये स्लिट S1 S2, तो ये स्क्रीन पर जो है इसके S1 के सीध में और S2 के सीध में आपको ब्राइट मिलना चाहिए था, लेकिन S1 व S2 के सीध में पर्दे पर ब्राइट फ्रिंज नहीं प्राप्त होती। इससे ये पता चलता है लाइट वेव है। यहां पर न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो जाता है, क्योंकि ये लाइट जो है अगर पार्टिकल के रूप में चलते होते तो S1 और S2 के सीध में पर्दे पर आपको ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हुआ होता। तो यहां पर देख लिया जाए, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लाइट इज ए वेव। हाइगेंस के अनुसार लाइट क्या है, वेव है। इट इज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बाय YDSE। YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट की सहायता से ये प्रूफ होता है कि लाइट क्या है, वेव है। तो यहां पर जो है न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो जाता है। अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट देखा जाए। YDSE कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कोहेरेंट सोर्स ओनली। तो S1 S2 जो है कोहेरेंट सोर्स है। अब ये एक ही सोर्स से प्राप्त हो रहा है। अगर ये अलग अलग सोर्स से प्राप्त होता तो जाहिर इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती। इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती तो ये कोहेरेंट सोर्स नहीं होते और स्क्रीन पर जो है ब्राइट डार्क जो फ्रिंज प्राप्त हो रहा है वो हमको प्राप्त नहीं हो पाता। यंग साहब ने एक ही सोर्स लिया। अब एक सोर्स की दो फ्रीक्वेंसी हो नहीं सकती और ये दोनों सोर्स जो है कोहेरेंट सोर्स का काम करते हैं। कोहेरेंट सोर्स की वजह से स्क्रीन पर जो है ब्राइट डार्क फ्रिंजें एक के बाद एक मिलती हैं। तो एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, इस टाइप से मिलता है, इसीलिए इन्हें फ्रिंजे नाम दिया गया है। एक पॉइंट और यहां लिखा है, देखें, फॉर प्रोड्यूसिंग टू कोहेरेंट सोर्स वी यूज टू स्लिट्स। मतलब एक सोर्स यहां पर है और दो स्लिट यहां पे यूज करना होगा। किसके लिए, कोहेरेंट सोर्स के लिए। यस, यहां पे सोडियम लैंप लिखा है, ये सोर्स हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा। एक कलर की रे यहां पे होगी। एक कलर की रे में जैसे आपने यूज किया ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर का प्रयोग किया, तो येलो कलर आपका क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये। तो यस पर हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रयोग करेंगे तो S1 S2 कोहेरेंट सोर्स का वर्क करेंगे और इसकी सहायता से हम देखेंगे कि स्क्रीन पर जो है हमको ब्राइट डार्क फ्रिंजें एक के बाद एक प्राप्त होंगी। लेकिन ये चीज आपको ध्यान देना है, अगर सोर्स पर व्हाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर देते हैं तो व्हाइट रे ऑफ लाइट जो है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, क्योंकि व्हाइट लाइट में मिलियन एंड मिलियन कलर्स आर इंक्लूडेड इन व्हाइट रे ऑफ लाइट। ध्यान दें, तो व्हाइट रे ऑफ लाइट में सभी कलर इंक्लूडेड होते हैं
तो ऐसी दशा में अगर आप व्हाइट रे यहां यूज करते हैं तो ऐसी दशा में ये सेंटर पर जो है व्हाइट कलर का मैक्सिमम मिलेगा। अगर व्हाइट रे ऑफ लाइट यहाँ पे यूज करते हैं तो ऐसी दशा में जो सेंटर पर मैक्सिमा होगा वो व्हाइट कलर का होगा, उसके समीप वाला जो कलर होगा वो रेड कलर का होगा, वो सबसे दूर वाला कलर जो होगा वो ब्लू कलर का होगा। तो ये क्वेश्चन आपको जानना है। तो व्हाइट रे ऑफ लाइट अगर आप यूज करते हैं तो ऐसी दशा में आपको सतरंगी प्राप्त होगा। स्क्रीन पर जैसे रेड से शुरू हुआ, लास्ट में क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और यहां पर जो है उनके बीच का जो गैपिंग है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो जाहिर है कि अच्छा ब्राइट और डार्क फ्रिंजें आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगी। इसीलिए व्हाइट रे ऑफ लाइट के अतिरिक्त कोई भी एक कलर वाला लाइट हम लोग यूज करेंगे। वो रेड कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क कैसे बना होगा। तो अगर आप बनाना चाहते हैं कॉपी पर तो S1 और S2 को सेंटर मानकर आप आर्क लगाइए। आप लगाइए 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इस टाइप से आर्क लगाइए S1 और S2 को सेंटर मानकर, और आप कंटिन्यूअस लाइन को ड्रा कीजिए। जैसा कि हमारा ब्लैक में यहाँ पे दिखाया गया, ये कंटिन्यूअस है। फिर आप 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, मतलब इवन वाला रहेगा। इवन वाले की सहायता से S1 S2 को सेंटर मानकर आप आर्क खींचिए। जब 2 कंटिन्यूअस और 2 डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट करें तो उसको मिलाने पर स्क्रीन पर जो फ्रिंज प्राप्त होगा वो ब्राइट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटर वाला, देखिए यहाँ पे देखिए 2 कंटिन्यूअस, 2 डॉटेड, 2 कंटिन्यूअस, 2 डॉटेड, 2 कंटिन्यूअस, 2 डॉटेड, इस प्रकार से मिलते हुए स्क्रीन पर आपको ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हुआ। तो ये है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इसे कहा जाता है। और ब्राइट के जस्ट बाद क्या होता है, डार्क, ऊपर भी और नीचे भी। और डार्क के जस्ट बाद क्या होता है, ब्राइट, ब्राइट। तो एक ब्राइट मिलेगा, उसके बाद जस्ट डार्क मिलेगा, फिर डार्क के बाद क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। इसी प्रकार से मिलेगा। और इनके बीच का जो गैपिंग होता है वो इक्वल रहता है, मतलब ब्राइट और डार्क के बीच जो होगा वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, या ब्राइट ब्राइट के बीच डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, या डार्क डार्क के बीच डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, जो हमको स्क्रीन पर मिलने वाला है। और उनकी इंटेंसिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब स्क्रीन पर अच्छा इंटरफेरेंस फाइंड करने के लिए जो सोर्स S1 S2 से वेव निकले उनका एम्पलीट्यूड सेम हो तो सबसे अच्छा है। सेम होने पर जो I मैक्स होगा वो हो जाएगा कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अगर ये सेम रहेगा तो A2 का होल स्क्वायर 4A स्क्वायर। और I मिनिमम के स्थान पे तो A1 माइनस A2 सेम रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां आपका डार्क हो जाएगा, यहां आपका ब्राइट हो जाएगा, जिसे सेंट्रल ब्राइट कहते हैं। मतलब ब्राइट के स्थान पे इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और डार्क के स्थान पे इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। एक चीज और विद्यार्थी, ऑल मैक्सिमा आर इक्वल ब्राइट। जितने मैक्सिमा होंगे सभी क्या होंगे, इक्वल ब्राइट होंगे, और जितने मिनिमा होंगे वो इक्वल मिनिमा होंगे। और जितने फ्रिंज विथ होंगे वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ब्राइट ब्राइट के बीच जो डिस्टेंस है, डार्क डार्क के बीच जो डिस्टेंस है, वो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इससे रिलेटेड विद्यार्थी इतना कंसेप्ट आपका है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इसके आगे वाला कंसेप्ट देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज को देखेंगे और फार्मूला प्राप्त करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज, तो जिसमें पहला है ब्राइट फ्रिंजेज। तो विद्यार्थी स्क्रीन पर ब्राइट फ्रिंज जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में प्राप्त होता है। तो यहां पे देखिए, ब्राइट फ्रिंज अकर्स ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी
वाले प्लेस को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जो भी कुछ स्टडी करेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए S1 S2 दो स्लिट वाला कार्डबोर्ड है, इससे कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन है जिस पर हमें फ्रिंजें प्राप्त होती है। स्लिटों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, जबकि स्लिटों और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है। और यहां पर आपके लिए लिखा है, ध्यान दिया जाए, कैपिटल D इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d। स्मॉल d जो है मिलीमीटर में रहेगा और कैपिटल D न्यूमेरिकल में मीटर में रहेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है कि स्मॉल d बहुत छोटा है, कैपिटल D स्मॉल d के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो हम यहां लिए हैं सेंट्रल ब्राइट से YN डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होता है, वो भी nth ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होता है। ये चीज ध्यान देना है। S1 से वेव गया, फिर S2 से वेव गया P पे। तो अगर यही P पॉइंट कहां पे होता है, C पर होता, तो ये L जो आपको मिल रहा है L कहां पे होता है, S2 पे होता, तो जाहिर है पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है। P पॉइंट अगर C पर होता, S1P और S2P ऐसे केस में क्या होता है, बराबर हो जाता, पाथ डिफरेंस 0 हो जाता। ये P पॉइंट जो है OC से थीटा एंगल बना रहा है। यस, अगर यही P पॉइंट C पर होता तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो ये थीटा है, तो ये वाला भी क्या है, थीटा है। तो जो पाथ डिफरेंस मिल रहा है S2L मिल रहा है, S2L, या हम लोग इसमें डेल्टा x लिखे हैं S2L को। तो ये पाथ डिफरेंस हमको मिल रहा है। ध्यान दिया जाए, पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा अगर ये P पॉइंट कहां पे आ जाए, C पे आ जाए, तो ऐसे केस में डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो पाथ डिफरेंस के लिए S1 से हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए हैं S1L, तो S2L यही डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है। अब आगे देखा जाए, पाथ डिफरेंस डेल्टा x कहा जाएगा S2P माइनस S1P, तो 2n इंटू लैम्डा बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वही डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा, जैसा कि इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया जा चुका है। अब देखा जाए इंट्रिंगल PCO, इंट्रिंगल PCO में tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं YN अपॉन D। इंट्रिंगल S1 S2L में देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं S2L अपॉन S1 S2, S2L है डेल्टा x और S1 S2 है D। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, स्मॉल d स्लिटों के बीच का डिस्टेंस है और कैपिटल D स्लिटों और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा जो यहाँ पे आया है, ये किसके लिए है, ब्राइट फ्रिंज के लिए है। तो यहाँ पे जो थीटा है विद्यार्थी, ये बहुत स्मॉल है। क्या है, बहुत स्मॉल है। यहाँ लिखा है इफ थीटा इज स्मॉल देन tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसको समझा जाए, ये बात कैसे है। अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है, ऐसे केस में OP और OC लगभग इक्वल होगा। इक्वल इसलिए होगा कि ये स्मॉल d जो है बहुत कम वैल्यू है, तो बहुत छोटी वैल्यू है, और कैपिटल D बहुत ज्यादा है, तो यहां से OP और OC लगभग एक ही डिस्टेंस है। यस, एक ही डिस्टेंस। तो जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस आपका OP हो जाएगा, तो वही बात हुआ, OP के स्थान पे OC लिख सकते हैं। यस, तो अगर ऐसा कर दिए तो tan थीटा के क्या हो गया, बराबर हो गया। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसीलिए ऐसा कहा गया है। उसका मेन वजह यह है कि स्मॉल d की वैल्यू जो है कैपिटल D के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसीलिए जो है OP OC के इक्वल लगभग रहता है। ध्यान दिया जाए, तो जब ये दोनों बराबर हो सकता है तो ऐसे केस में बराबर हम कर दीजिए। तो tan थीटा ऊपर निकाले हैं, देखिए YN अपॉन D यहाँ लिखे हैं, और साइन थीटा के स्थान पे हम निकाले हैं डेल्टा x अपॉन D यहाँ लिखे हैं। और ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा x इक्वल टू क्या है, n लैम्डा, देखिए यहाँ पे आया भी है, तो डेल्टा x के स्थान पे यहाँ n लैम्डा रख दिए। अब कैपिटल D से यहाँ प्रोडक्ट कर दिए, तो YN इक्वल टू आया n d लैम्डा बाई d। अब इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से देखा जाए, ये है क्या चीज, द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो ये C जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में B0 यहाँ पे है, यहां से nth ब्राइट फ्रिंज इस फार्मूले से हमको मिला है। C पर है
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बी नॉट, और यहां से nth ब्राइट फ्रिंज में की जो डिस्टेंस है वो कितना yn है, तो yn इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई टी। इस फार्मूले को याद करना जरूरी है विद्यार्थी। n इक्वल टू 1 रख देंगे तो सेंट्रल से पहले ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस पता चल जाएगी। n इक्वल टू 2 रख देंगे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दूसरे ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस पता चल जाएगा। n इक्वल टू 3 रख देंगे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से तीसरे ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मिल जाएगा। n इक्वल टू 4 रख देंगे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से चौथे ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस पता चल जाएगा। दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजों के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, फ्रिंज विड्थ कहलाता है, जो कि आगे हम लोग प्राप्त करेंगे। तो डेरिवेशन में 1 और 2 रख के नहीं फाइंड किया जाता, इसीलिए डेरिवेशन को आसान करने के लिए एक लाइन और हम लिख दिए, द डिस्टेंस ऑफ n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो yn+1 इज इक्वल टू n+1 डी लैम्डा बाई टी हो जाएगा। अब इसमें से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा। यस, जैसे दूसरे वाले डिस्टेंस में से पहले घटाएंगे तभी वही आंसर आएगा, जब अननोन में से अननोन को घटाएंगे तभी हमारा वही आंसर आएगा। तो डेरिवेशन के लिए अननोन का सहारा लेना जरूरी है, ध्यान दें। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, डार्क फ्रिंज के बारे में स्टडी किया जाए। दूसरा है हमारा डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज अकर्स ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो स्क्रीन पर जो हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई मिनिमम होता है, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या हो, मिनिमम होती है, वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यस, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो यह मतलब mth डार्क फ्रिंज है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से mth डार्क फ्रिंज की दूरी अब की बार हम फाइंड करेंगे। यस, तो द डिस्टेंस ऑफ mth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ही आपको ब्राइट फ्रिंज प्राप्त करना है और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ही आपको डार्क फ्रिंज भी प्राप्त करना है। ये चीज आपकी जानकारी होना चाहिए। डेल्टा एक्स के स्थान पर आपकी बार क्या रखेंगे, 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। मतलब यहाँ पे तब mth डार्क फ्रिंज होगा तो ym लिखा जाएगा, तो ym/d इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी। तो डेल्टा एक्स के स्थान में हम क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ym इक्वल टू आएगा 2m-1 इंटू डी लैम्डा बाई डी और बाई 2 रहेगा। तो ये 2 तो आया है इसकी वजह से। यस, तो ध्यान दें विद्यार्थी, द डिस्टेंस ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से mth डार्क फ्रिंज का जो डिस्टेंस होगा वो ym सिंबल से हम यहाँ पे दिखाए हैं, वो ध्यान देना है आपको। 2m-1 बाई 2 इंटू डी लैम्डा बाई डी। अब इस फार्मूले की सहायता से आप पहला डार्क फ्रिंज प्राप्त करना चाहते तो m इक्वल टू 1 रख दीजिए। तो m इक्वल टू 1 रखेंगे, देखिए 2-1 1, तो आएगा 1 डी लैम्डा बाई 2d आएगा। यस, तो m इक्वल टू 2 रख देंगे तो 4-1 3 डी लैम्डा बाई 2d आएगा। तो m इक्वल टू 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो चाहे जो रखेंगे वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस होगा, चाहे वो पहला डार्क फ्रिंज हो, दूसरा हो, तीसरा हो, जो भी हो। अगर अननोन में आप फाइंड करना चाहते हैं जैसे mth डार्क फ्रिंज, वैसे m+1th डार्क फ्रिंज। तो ये चीज देखिए, द डिस्टेंस ऑफ m+1th डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मतलब इसमें m के स्थान में मैं क्या लिख दूं, m+1 रखेंगे, m+1 रखेंगे। देखिए यहाँ पे रखे हैं हम m के स्थान पे हम m+1 रखे हैं और ये -1 है तो है, तो 2m+2-1, तो ये आएगा कैलकुलेशन करने पर 2m+1 बाई 2 इंटू डी लैम्डा बाई डी। जो फ्रिंज विड्थ हम आगे प्राप्त करने वाले हैं विद्यार्थी, वो ब्राइट फ्रिंज से भी प्राप्त होगा और डार्क फ्रिंज से भी प्राप्त होगा। दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी फ्रिंज विड्थ होगा है।
तो ये बहुत काम का फार्मूला है फ्रिंज विड्थ के लिए। अब की बार इतने में से इतने को हम घटाएंगे, हम फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, इसीलिए यहां पे पहले बता चुके हैं। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम फ्रिंज विड्थ को फाइंड करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग की स्टडी करेंगे फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। इट्स डिनोटेड बीटा और डब्ल्यू। तो दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस भी फ्रिंज विड्थ होता है, दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस भी फ्रिंज विड्थ होता है। तो हम एक बार ब्राइट फ्रिंज की सहायता से फाइंड करेंगे, एक बार डार्क फ्रिंज की सहायता से फाइंड करेंगे। आंसर वही आता है, ध्यान दिया जाए। जैसे यहां पे देखिए, यहां सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद डार्क, फिर पहला ब्राइट, यहां भी ब्राइट, इस टाइप से, मतलब ब्राइट डार्क ब्राइट फिर डार्क, इस टाइप से मिलेगा स्क्रीन पर। तो दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस वो भी बीटा होता है, दो डार्क के बीच का डिस्टेंस भी वो भी क्या होता है? बीटा होता है, और यही फ्रिंज विड्थ कहलाता है। तो देखा जाए, फॉर ब्राइट फ्रिंज अभी हम लोग स्टडी किए हैं, YN इक्वल टू आया था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस आया था n d लैम्डा बाई d। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से n+1th ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस आया था n+1 इंटू डी लैम्डा बाई डी। डेरिवेशन में क्या है? अननोन लेके चलना चाहिए। n बराबर 1 रख देंगे, यहाँ n बराबर अगर 1 रख देंगे तो y1 इक्वल टू टी लैम्डा बाई डी आ गया, और n इक्वल टू 2 रख देंगे तो y2 इक्वल टू 2d लैम्डा बाई डी आ गया। जब y2 में से y1 घटाएंगे तो अंत में आपको क्या मिलेगा? d लैम्डा बाई डी ही मिलेगा। लेकिन ये डेरिवेशन के लिए अननोन लेना चाहिए। यस, इसीलिए n और n+1 ब्राइट फ्रिंज ले रहे हैं। यस, तो ये YN nth ब्राइट फ्रिंज की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस है, ये n+1th ब्राइट फ्रिंज की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस है, और बाद वाले में से पहले वाला घटा देंगे तो आपका क्या मिलेगा? फ्रिंज विड्थ। तो वही यहां किया गया, फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू YN+1 माइनस YN। तो इतने में से इतना घटाएंगे। तो ये इसके एक ही बाद वाला ये है। यस, जैसे पहला और दूसरा था, दूसरा में से पहला वाला डिस्टेंस घटा देंगे तब भी फ्रिंज विड्थ आएगा, वैसे YN+1 में से YN घटा देंगे तब भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इतना माइनस इतना आ गया। अब अंदर प्रोडक्ट करेंगे n d लैम्डा बाई डी, ये पॉजिटिव में रहेगा, इधर निगेटिव में रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा d लैम्डा बाई डी ही बचेगा। ये फ्रिंज विड्थ आया किसकी सहायता से? फॉर ब्राइट फ्रिंज के कॉन्सेप्ट की सहायता से। सेम यही फार्मूला डार्क वाले से भी आएगा। यस, फॉर डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज के लिए अभी हम लोग फार्मूला फाइंड किए कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से mth डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस YM इक्वल टू आया था 2m-1/2 इंटू डी लैम्डा बाई डी, और अभी फाइंड किए थे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से m+1th डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस YM+1 इक्वल टू आया था 2m+1/2 इंटू डी लैम्डा बाई डी। अब YM+1 में से YM सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए यहां सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो यहां देखिए 2m/2 डी लैम्डा बाई 2, और यहां भी हो जाएगा 2m/2 डी लैम्डा बाई 2। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। यस, यहां पे डी लैम्डा बाई डी इंटू 2, मतलब डी लैम्डा बाई 2d, नीचे पॉजिटिव बच रहा है, और इधर भी ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो डी लैम्डा बाई 2d, तो हाफ हाफ 1 होता है, अंत में बीटा इक्वल टू, फिर यही चीज आएगा। देखिए दोनों सेम है। एक बहुत कीमती लाइन लिखा है नोट में, यहाँ पे देखा जाए, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इज हाफ ऑफ ब्राइट फ्रिंज विथ। यस, ब्राइट फ्रिंज विथ। यस, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ब्राइट डार्क के बीच डिस्टेंस कितना होगा? सक्सेसिव। यस, ये हो जाएगा बीटा बाई 2। दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस है बीटा, फ्रिंज विड्थ के बराबर। दो सक्सेसिव डार्क के बीच का डिस्टेंस है वो भी फ्रिंज विड्थ के बराबर बीटा। तो सक्सेसिव
ब्राइट एंड डार्क के बीच का डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ के हाफ के बराबर होगा। न्यूमेरिकल में इसका लाभ मिलेगा, ये कंसेप्ट आपको जानना चाहिए। सक्सेसिव ब्राइट डार्क के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो फ्रिंज विड्थ के हाफ के बराबर होता है, ध्यान दिया जाए। मतलब पहला डार्क और पहला ब्राइट के बीच का डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ का हाफ होगा। मतलब इतना ही जानना, क्रम से ब्राइट और डार्क के बीच का डिस्टेंस जो होता है फ्रिंज विड्थ के हाफ के बराबर होता है। ये चीज जानना है बस। अब यहां तो ये भी लिख सकते हैं इस आधार पर, देखिए डी लैम्डा बाई टी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बीटा के बराबर हो जाएगा। यहां भी देखिए डी लैम्डा बाई डी क्या है, फ्रिंज विड्थ है, तो यहां भी लिख सकते हैं एन प्लस 1 इंटू फ्रिंज विड्थ, यहां भी लिख सकते हैं। और वही चीज यहां भी लिखा जा सकता है, डी लैम्डा बाई डी के स्थान क्या लिख सकते हैं, फ्रिंज विड्थ बीटा। तो वाई एम इक्वल टू 2m माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा। वाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2m प्लस 1 बाई 2 इंटू बीटा। ऐसा यहां भी कर सकते हैं। तो कहीं इस टाइप से दिया रहे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो यहां फिगर में देख लिया जाए तो दो लगातार ब्राइट फ्रिंज हो या दो लगातार डार्क फ्रिंज हो, वो जो है यहां सेंटर पे जो एंगल बनाता है वही क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। यस, यही है। तो यहां लिखा है एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और इसे अल्फा से डिनोट करेंगे। तो यहाँ फिगर में देख लिया जाए, देखिए ब्राइट के बीच का फ्रिंज विड्थ बीटा है, बीटा इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं डी लैम्डा बाई डी होता है। यस, ये जो है यहाँ सेंटर ओ पर जो एंगल बनाएगा वही कहलाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। या दो डार्क ले लिया जाए सीक्वेंस में, वो जो एंगल बनाएगा वो भी एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा। यस, तो इसका डेरिवेशन समझा जाए, हम लोग जानते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एन लैम्डा। तो डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस के स्थान पे देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां से देखिए साइन थीटा इक्वल टू आया था डेल्टा एक्स अपॉन डी, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा यहाँ पे लिखा गया है। इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा। यस, यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन टी, या इसे थीटा एन भी कहेंगे तो अच्छा लगेगा। यस, तो ये थीटा एन क्या है, देखिए एंगुलर पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से एनथ ब्राइट फ्रिंज में जो एंगल बनाता है वो है थीटा एन। तो थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन टी आया, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिए। एंगुलर पोजीशन ऑफ एन प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज, तो हो जाएगा थीटा एन प्लस 1, तो एन के स्थान क्या लिखेंगे, एन प्लस 1 लैम्डा अपॉन टी। तो एन प्लस 1th में से ये nth ब्राइट फ्रिंज का एंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अल्फा इक्वल टू होता है थीटा एन प्लस 1 माइनस थीटा एन। तो यहाँ पे घटा लिए हैं, देखिए एन लैम्डा अपॉन डी कैंसिल हो जाएगा, जो मिल रहा है लैम्डा अपॉन टी मिल रहा है। तो लैम्डा अपॉन डी मिल रहा है, इसका मतलब बीटा में कैपिटल डी से डिवाइड कर दें तभी वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन डी, बीटा अपॉन कैपिटल डी रहेगा, ये ध्यान देना। यस, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो फ्रिंज विड्थ अगर आप जानते हैं तो वहां से ध्यान दीजिएगा, बीटा अपॉन कैपिटल डी कर लीजिएगा, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ अल्फा के इक्वल हो जाएगा। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।